अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। खैबर पख्तूनख्वा की सियासत इस वक्त एक बड़े आईनी और इंतजामी बहरान से गुजर रही है। वज़ीर आला अली बिन गंडापुर के इस्तीफे को 48 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर चुका है, मगर अभी तक उसकी मंजूरी का फैसला नहीं हो सका। यह सूरत हाल इस वक्त मजीद पेचीदा हो गई है, चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनके इस्तीफे की मंजूरी न होने पर उन्हें तहरीक अदम एतमाद के जरिए हटाने का फैसला किया, मगर बाद में आईनी माहिरीन की राय के बाद यह फैसला मौखर कर दिया गया। दूसरी जानिब अली बिन गंडापुर की जगह इस शख्सियत को वज़ीर आला के ओहदे के लिए नामजद किया गया है, वो भी एक तनाज़े की सूरत इख्तियार कर गया है। सुहेल अफरीदी से मुतालिक वफाकी हुकूमत हो या रियासत, दोनों की जानिब से नापसंदीदगी का इजहार सामने आया है और बज़ाहिर इसी नामजदगी को रुकवाने के लिए तहरीक इंसाफ के खिलाफ सख्त महादराई की सूरत हाल बनती दिखाई दे रही है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ भी अपने इरादे पर डटी हुई है और किसी भी किस्म की महादराई से मरूब नहीं हो रही। इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली बिन गंडापुर का इस्तीफा मंजूर न होने की सूरत में मुतबादल प्लान भी तैयार किया है। जराये के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम ने पार्टी क़यादत को आगाह कर दिया कि गवर्नर इस्तीफा मंजूर ना भी करें तो कानून में दूसरे रास्ते मौजूद हैं। पीटीआई जराये के मुताबिक गवर्नर इस्तीफा मंजूर ना भी करें तो अली बिन गंडापुर का इस्तीफा मंजूर तस्वुर हो सकता है जब अली बिन गंडापुर ने लिख कर और जुबान से बोलकर कह दिया तो यह काफी है। जराये के मुताबिक वज़ीर आला की नामजदगी का मसला हल करने के लिए कमेटी भी कायम की गई है, जिसमें एडवोकेट जनरल असद कैसर, सुहेल अफरीदी, जुनैद अकबर, मुसद्दिक अब्बासी और दीगर शामिल हैं। इस कमेटी ने भी आईनी पहलुओं का जायजा लेकर क़यादत को आगाह कर दिया है। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा शाह फैसल उस्मान खेल ने कहा है कि आइन के आर्टिकल 130 क्लास 8 में इस्तीफे का तरीकाकार वाज़ेह है। इस आर्टिकल में सिर्फ इस्तीफा गवर्नर को भेजने का कहा गया है। आर्टिकल 130 क्लास 8 में गवर्नर की मंजूरी का कुछ नहीं लिखा गया। शाह फैसल एडवोकेट ने कहा है कि इस्तीफे दो किस्म के होते हैं, एक बायलेटरल और दूसरा यूनिलेटरल है। बायलेटरल इस्तीफे में मंजूरी लाजमी होती है जबकि यूनिलेटरल में मंजूरी लाजमी नहीं होती। उनका कहना है कि आईनी ओहदे यूनिलेटरल होते हैं और उसमें इस्तीफे की मंजूरी लाजमी नहीं होती। ऐसे केसेस में मुख्तलिफ अदालतों के फैसले मौजूद हैं। इस हिकमत अमली से कबल तहरीक इंसाफ ने अली बिन गंडापुर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने पर भी गौर किया था, ताहम आईनी माहिरीन की मुशावरत से इस ऑप्शन को नाकाबिल अमल करार दे दिया गया है। जराये के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा असम्बली सेक्रेटरीट में आईनी माहिरीन का इजलास हुआ, जिसमें अली बिन गंडापुर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने पर गौर हुआ, लेकिन आईनी माहिरीन ने करार दिया कि असम्बली सेक्रेटरीट का कहना है कि वज़ीर आला इस्तीफा दे चुके हैं, इसलिए मुस्तफ़ी वज़ीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नहीं लाई जा सकती। ज़राए का कहना है कि तहरीक अदम एतमाद के हवाले से अदालत में चैलेंज किया जा सकता है और बज़ाहिर इसी मौक़िफ़ के पेश नज़र पीटीआई ने आईनी माहिरीन और असम्बली सेक्रेटरीट की सिफारिशात के बाद अदम एतमाद का फैसला मौखर किया। अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा इसलिए भी मुअम्मा बना हुआ था क्योंकि उन्होंने आईनी तकाज़ों के तहत हाथ से लिखने के बजाय टाइप शुदा इस्तीफा गवर्नर हाउस को इरसाल किया था। हम आज उनका हाथ से लिखा गया इस्तीफा भी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को मौसूल हो गया है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी के बकौल आज 2:30 बजे वज़ीर आला का हाथ से लिखा गया इस्तीफा मौसूल हुआ है, जिस पर 11 अक्टूबर की तारीख दर्ज है। इस्तीफे की जांच पड़ताल और कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद उस पर बाकायदा अमल दरामद होगा। गवर्नर हाउस से जारी एलामिया के मुताबिक आर्टिकल 130(8) के तहत इस्तीफे की जांच गवर्नर का आईनी इख्तियार है। एलामिया में कहा गया है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इस्तीफे की कबूलियत खुद कार अमल नहीं, गवर्नर को आईनी और कानूनी तकाजों के मुताबिक इस्तीफे का जायजा लेने का मुकम्मल इख्तियार हासिल है। एलामिया के मुताबिक कानूनी या आईनी खामी की सूरत में गवर्नर एतराज़ात के साथ इस्तीफा वापस भी भेज सकते हैं। एलामिया में मजीद कहा गया है कि कल गवर्नर हाउस का कानूनी अमला तातील के बायस दस्तयाब नहीं होगा, इसलिए गवर्नर पीर को कानूनी टीम से तफसीली मुशावरत करेंगे। एलामिया के मुताबिक गवर्नर हाउस शफाफियत और आईनी अमलदारी पर मुकम्मल यकीन रखता है, इसलिए आइन और कानून के मुताबिक फैसला किया जाएगा। अली बिन के इस्तीफे में लिखा गया है कि मैं तस्दीक करता हूँ कि मैंने बतौर वज़ीर आला इस्तीफा दिया और वफादारी की बुनियाद पर इस्तीफा दिया है। अली बिन गंडापुर का मुस्तफ़ी होने का जो फैसला है उससे उनका इस्तीफा मंजूर किया जाए या उसमें एक दो दिन में ये सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी इस्तीफा मंजूर होता है या नहीं, लेकिन उनकी जगह जिसको वज़ीर आला लाया जा रहा है क्या वो मुंतखब हो पाएगा, ये सूरत हाल तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा सियासी चैलेंज बन चुकी है। सुहेल अफरीदी से मुतल्लिक वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ है कि वो तालिबान के हिमायती है और मुल्क में दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन से मुतल्लिक मुखालिफाना मौक़िफ़ रखते हैं और इसी तासुर की बुनियाद पर वफाकी हुकूमत पीटीआई को दहशतगर्दों का अस्करी विंग करार दे रही है। साथ ही यह भी मशवरा दिया जा रहा है कि पीटीआई को वज़ीर आला नहीं बल्कि अपनी सोच बदलने की जरूरत है, क्योंकि दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयां नहीं रुकेंगी। ये तासुर पाया जा रहा है कि टीटीपी पीटीआई का
अस्करी विंग बनती जा रही है। तरीके इंतशार है, शुहदा की कुर्बानियों से कोई गर्ज नहीं, मुल्क की सालमियत से कोई गर्ज नहीं। अगर गर्ज है, दहशत गर्दों को महफूज पनाह गाहें कैसे फराहम की जा सकती हैं। इमरान खान और उसकी जमात का वतीरा रहा है कि वो मकामी सतह पर, इलाकाई सतह पर और बैनुल अक़वामी सतह पर दहशत गर्दों के हमदर्द भी रहे हैं और उनके सहूलतकार भी रहे हैं। एक शख्स जो जेल में बैठा है, उसके नजदीक इन कुर्बानियों की कोई वक़्त नहीं। अगर वक़्त है तो इस चीज की है कि सियासत को कैसे चमकाया जा सकता है। जितने मर्जी आप वजीर आला बदलें, दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई नहीं रुकेगी। वजीर आला बदलने की जरूरत नहीं, आपको अपनी सोच बदलने की जरूरत है। कुछ ऐसा ही मौक़िफ़ गुज़िश्ता रोज DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सामने आया था, जिसमें उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में रियासत मुखालिफ हुकूमत लाने के ऑप्शन को रद्द किया था। आज कौन है जो ये कह रहा है कि इनके खिलाफ ऑपरेशन नहीं करने चाहिए? जो ये कह रहा है, जो आपने दूसरी बात की कि मैं उस हुकूमत को अपनी उस सूबाई हुकूमत मुझे बर्दाश्त नहीं जो कि ऑपरेशन के खिलाफ खड़ी ना हो। सो इट इज़ फॉर एवरीवन टू सी कि आज से 5 साल पहले, आज से 6 साल पहले, 7 साल पहले, 8 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, किसी टाइम फ्रेम में चल जाएं, हु इज दैट पर्सन, विच इज दैट पॉलिटिकल थॉट जो ये कहती है कि खारजियों से, दहशतगर्दों से बातचीत करनी चाहिए। ऐसी सियासी क़यादत जो कि आप कह रहे हैं कि कोई ख़ास मकसद के लिए लाई जाए कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट, ये जो वर्ड एस्टेब्लिशमेंट क्या, एस्टेब्लिशमेंट आपकी रियासत का एक इदारा है ना, तो आप इसको एंटी इस्टेब्लिशमेंट की बजाय आप कहें कि आप क्या कहना चाह रहे हैं कि क्या ऐसी क़यादत लाई जा रही है जो कि रियासत के खिलाफ है? ऐसे नहीं हो सकता मेरे भाई। आज तहरीक इंसाफ की जानिब से भी वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ सामने आया है। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा के बकौल दहशतगर्दी का इल्ज़ाम किसी एक जमात को नहीं दिया जा सकता। गुज़िश्ता रोज़ जो इल्ज़ामात लगाए गए उसकी कोई बुनियाद नहीं। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर के मुताबिक विफाक और इदारे की कोशिश है कि वज़ीर आला के इंतखाब में रुकावटें डालें, लेकिन सुहेल अफरीदी को हर सूरत वज़ीर आला बनाया जाएगा। जबकि सीनियर रहनुमा असद कैसर का कहना था कि बंद कमरों में कोई फैसले नहीं हो सकते और PTI डट कर अपने वज़ीर आला को मुंतखब करवाएगी। बहुत से इल्जामात लगाए गए, सहूलतकारी का ताना दिया गया, हमें डराने की कोशिश की गई कि हमें रियासत के गैज़ व गज़ब का सामना करना पड़ेगा। हम अपने शहीदों के खून के साथ खड़े हैं। हमें यह कहना कि हम कोई सहूलतकार हैं या उससे आगे बढ़कर गद्दार कहना एक नाफहमी की बात है। इसके नुकसानात होंगे इस मुल्क को। खुदारा रोड़े मत अटकाइए। इस अमल को आइन और कानून के मुताबिक चलने दीजिए। गवर्नर रूल यहाँ नाफिज किया जाएगा, यहाँ की जमहूरियत को पामाल कर दिया जाएगा। ऐसा मत कीजिए। जब भी आपने ऐसा किया उसके नताइज बुरे हुए। मैं चैलेंज करता हूं कि 92 में एक बंदा टूट के दिखाए। चैलेंज करता हूं आपको, एक बंदा भी आप नहीं टूट कर सकते। अगर किसी ने गलती से इमरान खान के साथ बेवफाई की, मैं आपको गवाह बनाता हूं कि वो अपने घर से नहीं निकल सकेगा। PPK की जमीन उस पर तंग कर देंगी। हमारी हुकूमत होगी तो शायद हम कमजोर होंगे, लेकिन जिस दिन हमारी हुकूमत गई आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। PPK की बाकी पॉलिटिकल क़यादत के साथ बैठ जाए, एक हल निकाले। मैं वादा करता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपके साथ खड़ा होगा। ऐसा न हो कि आप डंडे के जरिए फैसले करें। अगर डंडे के जरिए फैसले होंगे तो वो हमें काबिल कबूल नहीं। इंशाअल्लाह ताला इसी 2 दिन में हम अपना चीफ मिनिस्टर साहब मुंतखब करें। आप जो भी पॉलिसी बनाएं, ये पॉलिसी किसी बंद कमरे में नहीं होगी। ये पॉलिसी जिस इलाके की आवाम के ऊपर आप पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, उस इलाके की आवाम की मशावरत से बनाएं। हम इंशाल्लाह डट के खड़े हैं। अगर कोई ये समझता है कि वो हमारे हुकूक पे डाका डाल के कोई नाजायज तौर पर हुकूमत बनाए, तो हम ये वाहद करते हैं कि इंशाल्लाह कोई हुकूमत नहीं कर सकती। वज़ीर आला के इंतखाब के लिए 13 अक्टूबर को सुबह 10 बजे खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास तलब कर लिया गया है और नंबर गेम के अतबार से तहरीक इंसाफ के 92 अरकान हैं। 145 की असेंबली में 73 वोट दरकार हैं। क्या तहरीक इंसाफ सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला मुंतखब करवा पाएगी? इसी पर बात करें। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफ ज़ईद, आपके हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जो है इख्तियार वली साहब। बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफ ज़ईद साहब आपका और इख्तियार वली साहब आपका अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। इख्तियार वली साहब, क्या वजह है आपके गवर्नर क्यों इस्तीफ़ा मंजूर नहीं कर रहे अली अमीन गंडापुर साहब का, जब वो हाथ से लिखकर इस्तीफ़ा दे भी चुके हैं और जुबानी भी वो ऐलान कर चुके हैं मुस्तफ़ी होने का? क्या वजह है ये इस्तीफ़ा मंजूर ना करने के पीछे? क्या आप लोग टाइम बाय करना चाह रहे हैं कि किसी भी तरह से सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला ना बनने दिया जाए?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया समर अब्बास भाई। नहीं, ऐसा सच तो कोई बात नहीं है, लेकिन गवर्नर की भी छुट्टी होती है और गवर्नर साहब खुद मौजूद नहीं है। उन्होंने अपनी बात बता भी दी आपको कि मीडिया पे उनसे उन्होंने बात बताई कि जी हाँ। गवर्नर हाउस में उनकी जो चिट्ठी है, जो इस्तीफा है, वो केयर टेकर ने रिसीव कर ली है और वो इस वक्त खुद वहां पर मौजूद नहीं है। तो जब वो अपने ऑफिस आएंगे तो जो कानूनी प्रोसीजर होगा वो अडॉप्ट कर लिया जाएगा। तहरीक दूसरा इंसाफ तो ये ये भी कि कह रही है कि उनकी मंजूरी की जरूरत है ही नहीं, ये यूनिलेटरल इस्तीफा है, इस पे मंजूरी की जरूरत होती ही नहीं है, दे दिया वो मंजूर तस्वुर होता है। ये नए नए हैं, अभी इनको सीखने में बड़ा टाइम लगेगा। इनको ये भी नहीं पता कि हाथ से लिखे हुए इस्तीफे में और टाइप किए हुए इस्तीफे में क्या फर्क होता है, टाइपिंग वाली रूल्स गलती क्या थी तहरीक होते हैं। इंसाफ की, बिल्कुल ये मानने वाली बात है कि इस्तीफा हाथ से लिखकर देना तो होता है, टाइप इस्तीफा नहीं आप एक्सेप्ट किया आप जाता। आप इससे अंदाजा लगा लें कि जिनको इस्तीफा देने का वो उसकी रिवायात और तरीक़ेकार और लीगल ऑब्लिगेशन का नहीं पता, तो ये हुकूमत का क्या हाल होगा? जो 13 साल से यहाँ पर इनकी हुकूमत है, उस सूबे का क्या हाल होगा? उस 4 करोड़ अवाम का क्या हाल होगा? और जो हम्म, पौने 4 साल पाकिस्तान पर हुकूमत करके गए, उसकी क्या हालत हम्म। होगी? इससे अंदाज़ा लगा लें कि इनको पता ही नहीं है कि हुकूमत क्या होती है, रियासत क्या होती है, गवर्नेंस क्या होती है, ज़िम्मेदारियाँ क्या होती सर है। जो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपकी बात को दायरा काटूंगा, जो आइन है इसमें आर्टिकल 130(8) है, वो बड़ा क्लियरली लिखता हुँ, है कि जो रेजिग्नेशन का जो प्रोसीजर है, द चीफ मिनिस्टर मस्ट फॉर्मली सबमिट देयर रेजिग्नेशन टू द गवर्नर एंड इट बिकम्स इफेक्टिव अपॉन डूइंग सो। जब इस्तीफा दे दिया तो वो इफेक्टिव तस्वुर किया जाएगा। अब गवर्नर मंजूर करते हैं या नहीं, आइन में तो इसका कोई प्रोसेस आगे नहीं लिखा कि गवर्नर ने मंजूर करना है तो तब जाके ये होना है। ऐसा कुछ भी नहीं है, जिससे बज़ाहिर ये लग रहा है कि शायद आप लोग डिले करना चाह रहे हैं मामले को, कि हम देखेंगे क्या करना है नहीं करना। भई बात ऐसी है, अगर ऐसा ही है तो फिर ये किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? जो करना है इन्होंने कर लें, सोमवार को बुला लिया अगर असेंबली का ऐसा ही इजलास बाय है। द वे। बट मेरे ख़्याल में ये आर्टिकल 130 तो ये लोग पढ़ते हैं, लेकिन 138 शायद उन्होंने नहीं पढ़ा, वो भी पढ़ लें। उसका भी जायज़ा ले लें कि उसका क्या मकसद है। तो इन फैक्ट ये सारी चीज़ें होती हैं और पढ़नी होती हैं और समझनी होती हैं। सूबा होता है, सूबे जो होते हैं ये गुड गवर्नेंस पर चलते हैं। पब्लिक की सही। उनकी उनकी उनको फैसिलिटेट करने के लिए ठीक है। आप हुकूमत बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो 4 करोड़ अवाम जो है वो आग की भट्टी में और दहशतगर्दी में झुलस रहे हैं। लेकिन आपके तमाम फैसले सही 2-3 है। खवातीन की ख्वाहिशात के गिर्द घूम रही हैं। चाहे वो अलीमा खान हो या बुशरा बीबी हो या एक और अभी नई वो बच्ची ऐसा ही आई है। इल्ज़ाम जो है वो तो पंजाब में उनकी आपकी पार्टी के बारे में, आपकी पार्टी पे भी लगता है इल्ज़ाम इसी तरह का मिलता जुलता। ये बताएं शौकत यूसुफ मेरे जई साहब, ख्याल ये में बताएं नहीं। कि चले मैं आप पे दोबारा तो आप इस पर रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। शौकत भाई ये बताएं कि मुंतखब करवा लेंगे सुहेल अफरीदी साहब को, चूंकि सोमवार को 10 बजे इजलास बुला लिया गया है। कॉन्फिडेंट है, नंबर गेम तो वैसे आपके हक में है, लेकिन कुछ बातें जो की जा रही हैं जोड़ तोड़ शुरू है, उस तरफ भी आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। मौलाना साहब के पास भी आपको जाना पड़ रहा है, एएनपी के पास भी आप जा रहे हैं, तो क्या फिक्रमंद है कि आपकी पार्टी में बंदे आगे पीछे हो सकते हैं, इसलिए बाकी जो है जमातों को आप रीच आउट कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, इस तरह कोई बात नहीं है समझ भाई। देखिए, तो एक जमहूरी तरीका है। जो पार्टियां इस वक्त हुकूमत में नहीं है उनके पास जाना हमारा फर्ज बनता है, और हम गए हैं और राब्ते हो रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला उसके अच्छे नताइज भी आएंगे। इन्होंने तो देखे ना, इन्होंने तो सारे हरबे इस्तेमाल कर लिए, इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल कर लिया, सारे मेंबरान को आज़ाद करा दिया। इनका ये ख्याल था कि आज़ाद हो जाएंगे और हम फिर छांगा मांगे की सियासत शुरू कर देंगे, ब्रीफकेस नहीं, इस्तेमाल तो करेंगे, जब लोगों को गंडापुर साहब तकलीफ का देंगे। इंतखाब था वज़ीर आला के लिए, लेकिन तब तो आपने ना तरीके साहब पार्लियामेंटेरियन से रब्ता किया, ना आपने एएनपी से रब्ता किया, ना आपने किसी और पार्लिमानी जमात से रब्ता किया। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आज आप मौलाना के पास भी जा रहे हैं, आप परवेज़ खट्टर साहब के पास भी जा रहे हैं, आप एएनपी के पास भी जा रहे हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तहरीक इंसाफ को अंदर से कोई खतरा लाहक है कि आपके बंदे आगे पीछे हो सकते हैं। नहीं, नहीं, खतरा लायक नहीं है, लेकिन जो इस वक़्त देखें, अगर जमहूरी और आईनी तरीके से बात होगी तो इंशाअल्लाह भारी अक्सरियत से सुहेल अफरीदी वज़ीर आला बन जाएगा। लेकिन जो 8 फरवरी हमें पता है कि जिस तरीके से मैंडेट चोरी हुआ, यहाँ पे जिस तरीके से लोगों को उन पे केसेस बना-बना के उनको नाअहल कर दिया जाता है, और तो उस हवाले से मतलब ये कि ज़बरदस्ती करना है तो वो तो सब कुछ हो सकता है। लेकिन अगर आईन कानून की बात करते हैं, एक तरफ आप कहते हैं कि जी सूबा मुश्किल में है, तो भाई सूबा मुश्किल में किसने डाला है?
आप मेहरबानी करें, काबुल जाएँ, वहाँ बैठे अपने वज़ीर ख़ारजा से कहें कि अमेरिका में वक़्त गुज़ारने के बजाय काबुल में गुज़ारें। हम्म। आपको कोई फ़ायदा तो होगा ना। आप आपके काबुल के वज़ीर-ए-आज़म बारे कहता है कि में जी मैं पॉलिसी बड़ी इन्वेस्टमेंट वाज़ेह जा आ रहा हूँ। चुकी है कि बहुत मरतबा बात करके देख लिया, बातचीत से ये मसला हल होने वाला नहीं है और जो लोग दहशतगर्दी की सहूलतकारी हाँ, कर रहे हैं उनसे ना बात होगी, ना उनसे मुज़ाकरात होंगे, सिर्फ उनके खिलाफ एक्शन होगा। देखिए, सुहैल अफरीदी के साथ मेरा कोई इस तरह ज़ाती वो नहीं है। मैं सिर्फ़ ये कहता हूँ कि अगर सुहैल अफरीदी एमपीए बन रहा था, तो उस वक़्त क्यों नहीं ये मसला उठाया गया? फिर उसके बाद जब वो वज़ीर बन रहा था, तो उस वक़्त ये वफ़ाकी हुकूमत कहाँ थी? अब जब वज़ीर आला नामज़द कर दिया गया, तो फ़ौरन तिलाल भाई और वो जो क्या है तारड़ साहब, ये सारे के प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग करने लगे कि जी ये तो दहशतगर्दों के साथ इनका ताल्लुक है। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, मेरे ख़्याल से इससे कोई सियासी अमल शुरू नहीं होता मुल्क के हम्म। अंदर। आपने सियासी अमल को आगे बढ़ाना होता ना, तो आप जाके इमरान खान से बात करते। आप अब वहाँ वो जेल में हैं, उनसे बात करते, उनको बताते कि जी ये मसला है। आपने तो डायरेक्ट जो तरीका इस्तेमाल किया, इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल किया कि जी पहले तो इमरान को आज़ाद हम्म। कर दो। फिर कहा कि जी ये इस तरह कौन आपको मानेगा या कौन आपकी बात को तस्लीम करेगा? हम यानी सब चाहते हैं कि अमन हो। यानी 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 तहरीक इंसाफ को खतरा जरूर मौजूद है कि तहरीक इंसाफ को खतरा जरूर लाहक है कि कोई अपसेट भी हो खतरा-मतरा सकता है, कुछ कोई भी नहीं है सरप्राइज भी समर आपको दिया भाई। जा सकता है इलेक्शन डे के ऊपर जब वज़ीर आला का इंतखाब होगा। मुझे न देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि अगर आप ये कहें कि जी गौनराज लगाना है, अगर आपने अवाम की तौहीन करना है मैंडेट की, तो आप वो तो किसी ने वो तो कोई भी कर सकता है। लेकिन अगर आपने अवाम के मैंडेट का देखें ना, अब ये जो बात कर रहे हैं कि जी 4 करोड़ लोगों को तो भाई 4 करोड़ लोगों ने ही तो वोट दिया है ना। हम्म। वो मैंडेट उन्होंने पीटीआई को ही दिया है। आप बात नहीं करें दिया। बलूचिस्तान में, जिनकी सही। हुकूमत है, उनसे पूछें कि बलूचिस्तान में क्यों आग लगी हुई है? आप ये पूछें जो सही। आपके इत्तेहादी हैं कराची के अंदर कि वहाँ पे अमेरिका और यूके के शहरियों को क्यों मना किया गया कि वो होटलों में ना ठहरें? आप बात कर रहे हैं किस तरह आप मुल्क को आपने कहाँ लेकर गए हैं? आप सोच ही नहीं रहे आप। सही एक है। पीटीआई को टारगेट किया, ये इंतशारी है, ये फलां, सही है, तो फिर क्या उनसे मसला कहते है भी हैं कि जी इख्तियार वली हमारी साहब, बात क्या मानें। मसला है आपको सुहेल आफरीदी के वज़ीर आला बनने से? क्या खतरा यह है कि वो जब वज़ीर आला बन जाएंगे तो अली बिन गंडापुर पे चूंकि इल्ज़ाम लगता था कि वो कॉम्प्रोमाइज़ हैं, वो ज़्यादा इफेक्टिव वे में तहरीक भी चलाएंगे, इस्लामाबाद की तरफ दोबारा से मार्च भी करेंगे, वफाकी हुकूमत को भी टफ टाइम देंगे, नून लीग को भी। तो इन बातों की वजह से आप चाह रहे हैं कि वो मुंतखब ना हो, कोई और कॉम्प्रोमाइज़ बंदा आ जाए वज़ीर आला? इनफैक्ट इमरान खान की जो इस वक्त रिक्वायरमेंट है वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा से वो अली अमीन से भी यही मुतालिबा करते थे कि ऐसा जत्था लेकर आओ जो पुलिस से और वहाँ पर इस्लामाबाद की हुकूमत से ऐसा टकराए रियासत से कि जिसमें एक ब्लड शेड हो और जिसके बाद फिर क्योस फैले, अनारकी पैदा हो। और वही बातें कि सूबा अलग कर दो, मुल्क अलग कर दो, चाहे कुछ भी कर दो, ये एजेंडा था उनका। ये कोई लोग ऐसी यही बात नहीं कहते कि थे ना, सूबा अलग इनकी करने की एक किसी ने भी। सुन लीजिए फिर, इमरान खान जैसे ही हुकूमत से निकले वो कहते थे मेरे बाद ये मुल्क अब 3 टुकड़ों में तक़सीम हो जाएगा। इनकी एक खातून एमएनए ने ऑन द फ्लोर ये बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड कहा था कि इमरान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। आपको अगर ज़्यादा मालूमात लेनी है तो यही जो नए नामज़द वज़ीर आला हैं, इनकी स्पीचेस उठा लें, यूट्यूब पर पड़ी हैं। आप चेक कर लीजिए कि व्हाट ही डिमांड्स उनके आपका आपका टेररिज़्म के टारगेट बारे है में क्या? क्या आपका टारगेट जज़्बात है। है क्या बतौर हमारा नून लीग टारगेट सूबे के अंदर के सुहेल मैं अफरीदी बताता को हूँ, वज़ीर आला मैं नहीं बनने बताता हूँ। देना या तहरीक इंसाफ से किसी को भी नहीं आने देना? यार यार वी हैव गॉट नथिंग टू डू विद द इंटरनल डिसीजंस ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ये जो भी लेते हैं ये इनकी डोमेन है, ये जो भी करते हैं करें। बट हम इनकी मैंडेट और इनका डोमेन और इनकी जमहूरियत और इनकी हुकूमत उसको बचाते और उसको देखते और रूल्स को देखते, रेगुलेशंस को देखते। हम अपने सूबे को गवा दें, हम अपने मुल्क को गवा दें, इनके हाथों ये जो जो खिलवाड़ हो रहा है ये हो जाए। और एक ऐसा प्लान उसको हम सपोर्ट करें और उस पर हम लब सी लें, हाथ पे हाथ धरे रखकर हम बैठ जाएं कि यहाँ से क्या करेंगे? जत्थेबाजी हो। क्या करेंगे? नंबर रियासत गेम तो उनके पास है, नंबर गेम तो उनके पास है, बड़ी वाज़ेह अक्सरियत हासिल है तहरीक पाकिस्तान, इंसाफ को। सुन ले, मैं बताता हूँ बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में, पाकिस्तान को बचाने के लिए, खैबर पख्तूनख्वा को बचाने के लिए, इनकी जमात के अंदर से पाक अफगान बॉर्डर को आज भी डिविडेंड लाइन कहा जाता है। ये आवाज किसकी है? मुझे बताइए जरा। ये लोग आज कहते हैं हम पीटीएम के साथ मिल जाएंगे, तड़ी देते हैं। ये कौन कहता है? आप कहते हैं कि हम रियासत के बागी तैयार कर देंगे, ये कौन कहता है? आप रियासत के फौज के खिलाफ रोज जो यहाँ पे फौजी शहीद हो रहे हैं, जवान, अफसर क्या, पुलिस क्या, अवाम क्या,
डोंट यू थिंक कि आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर पूरी नहीं की है? और अली अमीन जो है उसकी क्या थी, वो ये चीज, वो ब्लडशेड नहीं चाहता था, वो खून खराबा, और इस सूबे में फौज को अवाम पर और अवाम को फौज के खिलाफ खड़े होने का हामी नहीं था। दैट्स व्हाई ही हैज बीन रिमूव्ड। चले, बड़ी बात। यही वजह थी। आज आपको अली बिन गंडापुर जो है वो अच्छे लगने लग गए हैं, ये बड़ी बात है। नो कल तक वो आपको बहुत ज्यादा नो जो नहीं है ना अच्छा खटकते थे, नहीं आज आपको समर गंडापुर समर साहब समर अच्छे नहीं लगने नहीं लग गए। समर ये तो नहीं बड़ी नहीं मजेदार नहीं बात है। समर नहीं समर समर ऐसी बात नहीं है। अच्छा और बुरा लगने की बात नहीं है। तनकीद, तारीफ, एक दूसरे की मुखालिफत, बट विद इन सम सर्टेन लिमिट ऑफ डिसेंसी एंड डिसिप्लिन, उसके पैरामीटर में। बट इमरान खान एक ऐसी टीम तैयार करना चाहते हैं, हमारी अली अमीन से इतनी हमदर्दी है, इतनी वाकई पीटीआई से, लेकिन वो एक लिमिट तक जा रहे थे। अब इमरान खान को एक अनलिमिटेड, एक ऐसा प्रो मैक्स चाहिए कि जिसको वो बोले कि चढ़ जाओ तो वो चढ़ जाए, लड़ जाओ तो वो लड़ जाए, बहरहाल और अगर वो कहे कि मुस्लिम लीग नून के गोली कैंप चला से दो तो गोली मुस्लिम चला। लीग नून के कैंप से अली बिन गंडापुर की तारीफें होना, तो फिर ये तो जस्टिफाई कर रहा है कि इमरान खान ने अली बिन गंडापुर को ठीक Sir, वजूहात की this बिना पर हटाया is है। not the tarif of Ali Amin Gandapur. Even I'm telling you again and again कि बात है सूबे की, बात है मुल्क की, कि बात इस मुल्क को और इस सूबे को बचाने की बात है। अली अमीन की क्या बात है? मेरा कौन सा वो मामू फूफी का बेटा लगता है? मैं तो उसको कहता था कि तुम्हारी हुकूमत और नन्हे की दुकान में कोई फर्क ही नहीं है। ये तो मैं उसको मुंह पे कहता था। तो अब आगे के वाले से फिर क्या होगा? जब आप कह रहे हैं कि ये कबूल नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? आपके पास तरीकाकार क्या है? क्या तोड़ेंगे बंदे उनके, वो जो हॉर्स ट्रेडिंग के इल्जामात लगा रहे हैं शौकत यूसुफ जई साहब, उस तरह की जो है वो एक हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी? करेंगे क्या आप लोग? हाँ, शौकत साहब ने ये छंगा मांगा की बात भी की है ना। जरा इनको मैं याद दिलाऊं कि आपको चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन याद है, जो आप हमारे इलेक्टेड मेंबर्स को उठा उठा के ले गए थे, उनसे फिर आपका ये लीडर गलत क्या काम अगर करता उन्होंने था? किया था तो वो आप भी करेंगे। उन्होंने किया था तो आपके रुक लिए भी जायज है जाइए, वो। समर मैंने अपनी बात पूरी नहीं की, जी जी जी, आपको बोलिए। समझ ही आ जाएगी। जी जी, बोलिए। हमारे इलेक्टेड मेंबर्स जो हमारे निशान पर इलेक्ट हुए थे, उनको उठा के आपका लीडर कहता था कि ये इनकी जमीर जाग गया है, ये जमीर जाग गया है। अच्छा, इनसे कोई जाता है तो वो लोटा हो जाता है। अब यहाँ पर सूरत हाल चेंज है। यहाँ पर तकरीबन 40 के करीब लोग ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंट हैं, उन पर फ्लोर क्रॉसिंग एक्ट इम्पोज नहीं होता, उन पर लागू ही नहीं होता। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में तो कोई 78 के करीब जो है वो शरीक थे। 73 वोट चाहिए उन्हें वज़ीर आला मुंतखब करने के लिए। नंबर गेम तो उनके पास बज़ाहिर पूरी दिखाई दे रही है। जो आप कह रहे हैं आज़ाद हैं, वो हकीकतन आज़ाद हैं या वो तहरीक इंसाफ की तरफ ही हैं, ये तो 2 दिन में पता लग जाएगा। शौकत यूसुफ जई साहब ये बता दें कि अच्छा, लेट द टाइम कम, मैं आपको लेट द बैलेंस टाइम करूं कम, जी, जो पता इन्होंने चल जाए। बात की ना कि जी वो खतरा है कि वो इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर देंगे। देखें, एहतजाज करना तो हमारा हक है। आप हमसे हक छीनना चाहते हैं? आप इससे खौफजदा हैं कि जी ये एहतजाज करेंगे और नहीं बड़ा स्ट्रांग एहतजाज करेंगे। तो एहतजाज करना नहीं तो कोई है। बुरी बात नहीं है जमहूरियत के अंदर, लेकिन आप लोग जमहूरियत के तरफ से भी नहीं गुजरे हैं ना। मुसीबत तो ये है कि हमेशा कंधे इस्तेमाल करके आए और आज भी कंधा इस्तेमाल करके बैठे हैं। हम पे तो ताना है। हमें 2018 में जो कुछ हुआ, मैं बिल्कुल उस पे माफी भी मांगता हूँ कौम से, क्या बिल्कुल हमसे गलतियां हुई है, लेकिन उसका हरगिज मतलब नहीं है ना। अब तो देखें ना, हमारे पास तो कोई कंधा नहीं है, लेकिन 8 फरवरी को लोगों ने किसको सही। वोट दिया? सबको पता है। अब मैंडेट हमारे पास है और ये कहते हैं कि जी बात हमारी मानो, हम जिस बंदे को कहेंगे उसको सीएम बनाओ। अभी तक जो है ना वो अली-अमीन गंडापुर बहुत बुरा था इनके लिए, इनके उसके खिलाफ बातें भी होती थी। अब जो है ना 2 दिन से वो इस्तीफा दे रहा है और वो साहब जो उनके खिलाफ बातें करता था वो छुट्टी पे चला गया है कि जी वो दफ्तर आएंगे तो हो सकता है पीर को भी ना आए। वो इसलिए कि इन्होंने जो बंदे आजाद छोड़े, भाई अगर आजाद छोड़े हैं तो फिर हमें क्यों ताने दे रहे हैं? आप खरीद लें ना लोगों को, सही आप है। बिल्कुल जाके खरीद लें। जो आप कहते हैं कि जी आजाद है, अगर हमारा कोई बंदा बिकता है तो आप खरीद लें ना, लेकिन आप खरीद भी नहीं सकते हैं। तो आप जब खरीद नहीं सकते हैं तो आप क्यों इस तरह की बातें करते हैं टीवी के ऊपर बैठकर कि जी ये दहशतगर्दों के साथ इनका ताल्लुक है, ये फलां का ताल्लुक है। सही है। देखिए, हम अच्छा, तो कहते हैं कि वो आज भी पीटीआई है। जो लोग मुंतखब हुए हैं वो इमरान खान के टिकट के ऊपर नहीं, लेकिन शौकत साहब इमरान खान के नाम के ऊपर मुंतखब हुए हैं। शौकत साहब ये बताइए कि ये जो बड़ी तब्दीली से एक तब्दीलियों का सफ़र खान साहब ने शुरू किया है, फील्डिंग तब्दील करना शुरू की है,
ये तहरीक इंसाफ की तंजीम के अंदर भी तब्दीलियां आएंगी या ये सिर्फ वज़ीर आला तक ही मामला महदूद रहेगा? देखिए, ये तो 2-3 दिनों से मैं टीवी पे सुन रहा हूँ, लेकिन रात को भी हम इकट्ठे थे, सर कैसर साहब और जुनैद अकबर खान और ये सारे आए हुए थे। तो इस तरह की कोई बात है नहीं अभी फ़िलहाल। ये वैसे रूमर्स हैं और ये एक डाइवर्ट करना है तवज्जो को कि भई अब इस तरह भी कुछ चीज़ हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, ये अंदरूनी मामलात होते हैं हर पार्टी के और पार्टी इमरान खान ने लेमिन गड्डापुर को नामज़द किया था, उन्होंने उनको हटाया है और अभी भी वो इमरान खान के साथ खड़े हैं, एक बहुत ही नहीं काबिल-एतिमाद नहीं, साथी हैं उन्होंने कल उनके। बड़ा शिकवा दिया है। कल लेकिन शेर जिस अफजल भरवार साहब अंदाज़ कह रहे से थे कि बड़ा उन्होंने जिस शिकवा दिया है अंदाज़ से कि वो ये कह रहे हैं कि बड़े ही जो है एक गलत तरीके से उन्हें हटाया गया है, बड़े ही वो कह रहे हैं कि एक बेवकात तरीके से उन्हें हटाया गया है ओहदे से। वो कहते हैं जब मैं 5-6 दिन पहले मिला था खान साहब से, वो मुझे कह देते मैं मुस्तफ़ी हो जाता, इस तरह से अनाउंस करके पैगाम दे के इस्तीफा देना, वो कह रहे हैं ये तो एक तरह की बरतरफी है। देखिए, मेरे ख़्याल से उन्होंने बड़ा ग्रेसफुल अंदाज़ से अपनाया है अलीमीन गंडापुर ने, वो एक लॉयल बंदे हैं पार्टी के लेकिन वो कह रहे हैं पार्टी और ने अब ग्रेसफुल जो तरीका नहीं इख्तियार किया उनके साथ। नहीं, 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 ऐसी कोई बात नहीं है, इस पे कोई वो नहीं है, उनको ना शिकवा है, ना ये शिकवा बाहर के लोगों को है, हम अंदरूनी तौर पे सारे इकट्ठे हैं। अब देखिए, एक चीज़ थी कि पार्टी के अंदर जो ग्रुपबंदी थी, वो तो ख़त्म हो गई ना अब। सारे इकट्ठे बैठ गए हैं, कल रात को भी इकट्ठे थे सारे, जो बातें होती हैं कि जी आतिफ खान इधर है और असद कैसर इधर है और फलाँ इधर है, सारे कल इकट्ठे बैठे हैं। और जो ये कह रहे हैं कि जी वो आज़ाद हैं, 25 इधर जा रहे हैं, 20 इधर जा रहे हैं, तो भई करके देख लो ना। या तो अपने बंदों को अगवा कराना है, तो वो एक अलग बात है। चले ये या बता आपने दें कुछ और ये बता दें नाअहली मुझे करनी है, शौकत साहब वो के भी एक अलग कितने वो भी कितने आपने वोट देख लेकर लिया। चले आपने आपकी कल भी मीटिंग हुई है पार्लिमानी पार्टी की, आपके रात गए तक आपका एक इजलास जारी रहा। क्या आपकी नंबर गेम के अलावा ये बता दें कि एक्चुअल में आप कितने कॉन्फिडेंट है कि कितने वोट पड़ेंगे सुहेल अफरीदी साहब को सोमवार को अगर इख्तियार भाई वोटिंग यहाँ होती है? बैठे हुए हैं और मैं आपको अभी बताता हूँ फिगर कि 90 से ऊपर ही लेंगे, 90 से 173। कम नहीं होगा इंशाल्लाह फिगर, ये मैं आपको बता दूं। ये कुछ भी कर लें, मैं हम्म आपसे कहा ना कि या तो अगवा करेंगे, वो तो एक अलग बात है, हम्म, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ 100% के 90% से ऊपर वोट लेगा वो। ये सही है। मेरी बात आज नोट कर लें, एनपी भी देगी उनको वोट इंशाल्लाह, अगर ना चलिए भी इख्तियार दे वली साहब, आप भी तो कोई तभी नंबर हमारे आपके जहन में 90 है जो वर्किंग आप लोग कर रहे हैं वहां पे मेरे ख्याल ये है मैं कि 90 अगर का चैलेंज तो दे जेआई दिया आपको, और 90 प्लस का चैलेंज दे देखिए दिया है हमारी डॉक्टर कोशिश यूसुफ है जई साहब ने। हमारी कोशिश है कि वैसे जेआई एनपी अपोजिशन में वैसे है, वैसे वो दस हमें का वोट दस करे। का अगर वो करते हैं तो हम 10 100 का से ऊपर 100 वोट बनाना लेंगे, जो अगर 100 वो से ऊपर नहीं भी जा करते हैं सकते तो हैं उनकी जी मर्जी, इख्तियार हम वली साहब। 90 प्लस देंगे। मैं क्या 10 का 100 बनाना जो है इनको ये हुनर जो है जनरल फैज हमीद सिखा कर गए हैं। ये जो आज इस मैंडेट की बात कर रहे हैं जिस पे ये इतरा रहे हैं, ये मैंडेट इनका है ही नहीं। हम्म ये इनऑर्गेनिक मैंडेट अच्छा, है। अच्छा, अच्छा। ये जनरल फैज की बाकियात ना होती तो ये यहाँ पर इनकी हुकूमत बनती। इनका तो हम तो अभी कहते हैं किसकी कि हल्के बाकियात जरा बैठी है मरकज में? हाँ, यार भाईजान आप जरा सुन लीजिए ना। आप 2018 पे माफी मांग चुके हो, आप 2013 के इलेक्शन पे भी माफी मांगो जब आपको लाया गया था, आपको इम्पोज किया गया था। 2018 में नहीं, सिर्फ सही है। फिर उसके बाद 2024 में भी ऐसा ही हुआ। अब आपको जो इलेक्शन हम अपना कैंडिडेट कौन आ रहा है, कितने वोट लेगा, इसके लिए आप हमें सिर्फ कल तक का वक्त मोहलत दे दें। हमारी आपस में सलाह मशवरा वो जारी तो है। ठीक नजर है, आ रही है कि गवर्नर को जेयूआई के छुपाया हुआ साथ, है। चले एएनपी के साथ, जेयूआई के साथ। ठीक है, गवर्नर भाई नहीं छुपा हुआ, वो उसकी अपनी एक्टिविटीज है, वो आपके लिए वो थोड़ी सही बैठा है। होगा। चले उसकी क्या एक्टिविटीज, वो कोई गवर्नर की आपका क्या मुलाजिम एक्टिविटीज, वो थोड़ी है। बेचारे के पास कुछ है नहीं। वो तो एक डाखाना है, आपको पता है, पहले फाटा था, अब तो फाटा भी नहीं है उसके साथ। क्या है उसके देख साथ? लो, वो तो आपका तो इस्तीफा भी उसके बगैर कबूल नहीं होता। वो सही अगर है। आपको देखिए, कहे नहीं कि होगा ऐसा ना, नहीं ऐसा, नहीं होगा वो तो आप हम कहते अपने थे ना ही बड़ा कि सीएम के खिलाफ अदम एतमाद लेकर पर्ची आएंगे। का गवर्नर। आइन तो हमें, देख ले देखिए ना, आइन को तो चले आप बांध ले नहीं सकते ना। बहुत शुक्रिया आइन के चलिए अंदर शौकत बहुत यूसुफ चलिए जई सारी साहब आपका गुंजाइश है। और इख्तियार वली साहब आपका अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सोमवार को इलेक्शन होना है, मुमकिन तौर पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का 10 बजे सुबह इजलास तलब कर लिया गया है। शेड्यूल आएगा, दोनों तरफ से कैंडिडेट्स अनाउंस होंगे, स्क्रूटनी होगी, जांच पड़ताल के बाद जो है वो वोटिंग जो है वो सोमवार को ही हो सकती है या मंगल को मैक्सिमम जो है ये वोटिंग हो जाएगी। प्राइम में एक मुख्तर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे एक और इंतहाई अहम मामले के हवाले से। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हालिया कशीदगी के दौरान अफगान वजीर खारजा के दौरा भारत ने जनूबी एशिया में
नई सफबंदी की बुनियाद डाल दी है। पाकिस्तान में बढ़ती दहशतगर्दी के पीछे अफगान तालिबान और भारतीय सरपरस्ती के बायस खित्ते में तनाव बढ़ता जा रहा है और ऐसे में अफगान वजीर खारजा के दौरा भारत ने इन दोनों ममालिक के पाकिस्तान मुखालिफ अज़ाइम को मजीद अया कर दिया है। शायद इसीलिए अफगानिस्तान के वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी का दौरा भारत ऐसा वाक़या है जिसने न सिर्फ जनूबी एशिया बल्कि आलमी सतह पर भी तज्जियाकारों की तवज्जो हासिल कर ली है। माजी में शायद किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया होगा कि तालिबान का कोई सीनियर रहनुमा नई दिल्ली की सरजमीन पर कदम रखेगा। ताहम ये दौरा उस वक्त हो रहा है जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हैं। दोनों ममालिक के दरमियान सरहद पर हमलों और फजाई बमबारी के इल्जामात का तबादला जारी है। काबुल में मुमकिन फजाई कार्रवाई में कलअज़्म तहरीक तालिबान पाकिस्तान के सरबराह मुफ्ती नूर वली महसूद की हिलाकत की खबरें भी सामने आई, अगरचे उनकी बाज़ाब्ता तस्दीक ना पाकिस्तान ने की ना तालिबान ने। इसी दौरान अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन हमलों को पाकिस्तान की गलती करार देते हुए सख्त अल्फाज में कहा कि तारीख गवाह है कि अफगानिस्तान के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल कभी कामयाब नहीं हुआ, चाहे वो अंग्रेज हों, सोवियत यूनियन या नेटो। यह बयानिया दरअसल तालिबान हुकूमत की नई खारजा पॉलिसी का आगाज है जिसमें वो पाकिस्तान पर इन्हिसार कम करके दीगर ताकतों खुसूसन भारत, रूस और ईरान से ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। अगरचे भारत ने अफगानिस्तान के हुक्मरानों को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम नहीं किया, लेकिन यह उन मुतअद्दिद ममालिक में से एक है जो तालिबान के साथ किसी न किसी तरह के सिफारती या गैर रस्मी ताल्लुकात बरकरार रखे हुए हैं। तहम इस नए दौरे ने उल्टा भारत के अंदर एक तनाज़ा खड़ा कर दिया है और मोदी हुकूमत अपनी ही अपोजिशन जमात के निशाने पर आ गई है। नई दिल्ली में अमीर खान मुत्तकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ख़वातीन सहाफ़ियों की गैर मौजूदगी पर शदीद रद्द अमल और तनकीद सामने आ रही है। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और दीगर अपोजिशन अरकान ने नरेंद्र मोदी हुकूमत पर सवाल उठाया कि तालिबान रहनुमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख़वातीन को क्यों बाहर रखा गया और क्या ये भारत की ख़वातीन के हुकूक के दावों के मुनाफी नहीं। अगरचे भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने वजाहत की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं था और दावतनामे अफगान कौंसल जनरल की जानिब से भेजे गए थे, लेकिन इस वजाहत ने बहस को ख़त्म नहीं किया। अमीर खान मुत्तकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जुमे की शाम नई दिल्ली में अफगान सफारत खाने में हुई। ये ख़वातीन सहाफ़ियों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर रखा गया। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि जब आप ख़वातीन सहाफ़ियों को किसी अवामी फोरम से खारिज करने की इजाज़त देते हैं तो आप इंडिया की हर औरत को यह पैगाम देते हैं कि आप उनके लिए आवाज़ बुलंद करने के लिए बहुत कमज़ोर हैं। कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी सरकार इस मामले पर अपनी पोजीशन वाज़ेह करे। भारत की इंतहाई काबिल ख़वातीन का यह मजाक कैसे बर्दाश्त किया गया। सीनियर कांग्रेस रहनुमा चिदम्बरम ने कहा कि मर्द सहाफ़ियों को इस मौका पर ही वॉकआउट कर देना चाहिए था। लोकसभा की रुकन और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से ताल्लुक रखने वाली महवा मोइत्रा ने भी एक्स पर पोस्ट की गई एक वीडियो में हुकूमत पर शदीद तनकीद की। The Indian Foreign Ministry has laid out the red carpet for this man, this Talibani foreign minister, who has had the gumption to ask for women to be removed from a room where he's having a press conference. And we are giving this delegation official status and providing them protocol. And every male journalist who participated in this press conference didn't utter a word of protest. This is the ultimate dishonor to the women of India that our government has participated in this, has been a willing participant, has used taxpayers' money to fund this exercise. I hope I'm not the only one feeling this outrage. I hope every single woman in this country knows about this, feels the outrage and asks our government some questions. वाज़ेह रहे कि तालिबान हुकूमत पर पहले ही ख़वातीन पर सख्त पाबंदियां आयद करने के इल्ज़ामात हैं। हाल ही में तालिबान हुकूमत ने एक नई पाबंदी के तहत यूनिवर्सिटियों से ख़वातीन की लिखी हुई किताबों को हटा दिया। तालिबान का कहना है कि ये किताबें उनकी पॉलिसियों और शरीयत के खिलाफ हैं। दूसरी जानिब इस दौरे के तनाजुर में पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में अफगानिस्तान के मुलव्वस होने और पाकिस्तान के एक्शन से मुतल्लिक बात की जाए तो गुज़िश्ता रोज़ DG ISPR ने वाज़ेह कर दिया था कि पाकिस्तानी अवाम और मुल्क की सालमियत के लिए हर तरह के इक़दामात उठाए जाएंगे। हम अफगान हुकूमत से सिर्फ एक बात करते हैं कि आप बराए मेहरबानी आप अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दें। Is it wrong to ask? It is absolutely fair, it is correct, it is rational, it is our right. और उसके लिए हम उन्हें एंगेज भी करते हैं एट मल्टीपल लेवल्स। आपके वजीर खारजा वहां नहीं गए काबुल में कुछ अर्सा पहले, आपके वजीर दफा नहीं जा चुके, एंड वी पुट द एविडेंस
कि ये आपके पास वहाँ पे लीडर्स हैं, ये उनके खारजियों के सहूलतकार हैं जो मौजूद हैं, ये आपके मराकज़ हैं जो वहाँ मौजूद हैं। तो यस वी एंगेज, बट एट द सेम टाइम पाकिस्तान के अवाम की जानो माल की हिफाजत, पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के लिए वी आर डूइंग एंड वी विल कंटिन्यू टू डू व्हाटएवर इज नेसेसरी। और आज इसी मौक़िफ़ की तायीद हुकूमती सतह पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी कर दी है, जिनके बकौल खून का हिसाब लेने के लिए अफगानिस्तान में दाखिल होना हमारा हक है। अफगान हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल ना होने की जमानत नहीं दे सकी। एक्स पर जारी बयान में ख्वाजा आसिफ ने लिखा कि हमारी मट्टी के तकद्दुस को पामाल ना होने दे, हम भी आपकी ज़मीन पर आंच नहीं आने देंगे। काबुल हुकूमत इस सिलसिले में अब तक कोई जमानत नहीं दे सकी कि उनकी सरजमीन हमारे खिलाफ भारत नवाज फितना इस्तेमाल नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि अफगान हुकूमत के 7 बरसों पर मुहित मुज़ाकरात और वफूद का काबुल आने जाने के बावजूद पाकिस्तान में खून रेजी बंद नहीं हुई। रोजाना फौजी जवानों के जनाजे उठ रहे हैं। कुछ गुज़िश्ता सालों से पाकिस्तान के सूबों खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में तेजी आई है, जो इस्लामाबाद के मुताबिक करदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP और बलोच अस्करियत पसंद तंजीमों के काम हैं। पाकिस्तान के मुताबिक इन तंजीमों के रहनुमा अफगानिस्तान में हैं और इस सिलसिले में काबुल से उन अस्करियत पसंद ग्रोहों और उनके रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाइयों का मुतालबा भी किया जा चुका है। अफगान वजीर खारजा के दौरे भारत और पाकिस्तान के लिए बढ़ते चैलेंजेस पर मजीद बात करने में ज्वाइन किया है आलमी अमूर के माहिर अहमद हसन अल अरबी ने। बहुत शुक्रिया अहमद हसन अल अरबी साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताएगा कि अफगानिस्तान की भारत जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है उसमें सहूलतकारी पहले ही किसी से ढकी छुपी नहीं है। अब जो अफगानिस्तान के वजीर खारजा का दौरा हुआ है भारत का, और जो कुर्बत दोनों मुमालिक के दरमियान फॉर्मली सिफारती सतह पर बढ़ रही है, पाकिस्तान के लिए इसमें मजीद क्या जो है पाकिस्तान के नुकसान में ये चीज़ हो सकती है, या मजीद पाकिस्तान पे इसके क्या मनफी असरात हो सकते हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखें, बात ये होती है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में जो भी क्राइसिस होता है उसमें कोई ना कहीं अपॉर्चुनिटी छुपी हुई होती है, और कभी भी किसी एक एक्टिविटी का सिंगुलर आउटकम नहीं होता, उसके मल्टी प्रोंग आउटकम्स होते हैं। एक मामला जो हो रहा है इस वक्त भारत और अफगानिस्तान के दरमियान में, देयर इज अ वे टू लुक एट इट कि पाकिस्तान को इसका नुकसान होगा, कह सकते हैं, देख सकते हैं, हम बातें भी यही कर रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लमैटिक है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ये इस टाइम अभी जो ये इनका विजिट हुआ उसके बाद थोड़ा मीडिया पे हमने उसका अपहीवल ज्यादा क्रिएट कर दिया। ये इंडिया और अफगानिस्तान का जो रिलेशनशिप है ये सस्टेनेबल नहीं है। अगर आप लार्जर उसको जियोपॉलिटिकल इक्वेशन भी देखें तो ये जो इंडिया की पॉलिसी है कि अफगानिस्तान का इस्तेमाल करना है पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाने के लिए, 2004-2005 ऑनवर्ड्स उन्होंने कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन और वो अजित कुमार डोवल बेसिकली जब पावर कॉरिडोर्स के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन होना शुरू हुआ तो डोवल डॉक्ट्रिन के तहत इन्होंने उस पॉलिसी को रीइन्विगरेट किया। और अभी रिसेंटली जब मार्का हक और बुनियानुन मरसूस हुआ तो उसमें आप ये देख सकते हैं कि अजित कुमार डोवल के ऊपर जो क्रिटिसिज्म हो रहा था वो ये था कि तुमने पिछले 20 साल दहशतगर्द तंजीमें TTP और BLF इतना अल खवारिज और बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी बनाई, और उसका एक मकसद था कि जब भारत कन्वेंशनल अटैक पाकिस्तान पे करेगा तो ये पाकिस्तान के अंदर तबाही बर्पा कर देंगी, केओस और एनार्की क्रिएट कर देंगी। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सका। आपको याद होगा कि वो मई के 10 दिन जब इंडिया अटैक करने वाला था पाकिस्तान, तो तकरीबन 70 to 100 के करीब एक दिन में दहशतगर्दों की तश्कील पकड़ी गई थी जो इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे अफगानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान के अंदर आने के लिए। सो वो इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है। दूसरी तरफ आप ये देखें कि आज उत्तर प्रदेश में अफगान जो फॉरेन ऑफिस, अफगान फॉरेन मिनिस्टर जो ये सारे वहां पे गए हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर जो उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर था योगी आदित्यनाथ, अब से चंद महीने कबल वो तालिबान, अफगान तालिबान के हक में सोशल मीडिया पे पोस्ट करने वाले लोगों को सजा दे रहा था। आज वो उन्हीं तालिबान को सिक्योरिटी दे रहा है। सो विद इन इंडिया मोदी की जो पॉलिसी थी अफगान तालिबान को लेके, उसके ऊपर बहुत शदीद क्रिटिसिज्म है, बहुत पावरफुल क्वार्टर्स की तरफ से, इवन विद इन द इंडियन एस्टैब्लिशमेंट उसके ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म है। दूसरा अफगान तालिबान की ये जो आपने बात की ना, ये ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं है, ये एक कोई कॉर्डियल रिलेशनशिप नहीं है, ये जस्ट एक ट्रांजैक्शनल है कि पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान को जब तक इस्तेमाल करना है वो करेंगे, उसके बाद जब उनका मकसद नहीं रहेगा ऐसा कोई तो फिर अफगानिस्तान जाने और कोई और जाने, फिर उनका कोई लेना देना नहीं होगा अफगानिस्तान के साथ। जी बिल्कुल, देखिए इंडिया का अफगानिस्तान के साथ कोई सिमिलैरिटी नहीं है जो वो शेयर करते हैं।
ऐसा ही है। पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ कल्चरल टाइज है, पाकिस्तान के साथ कबायली रिलेशन है इनका। सो पाकिस्तान पे ये मैसिवली डिपेंडेंट है, इंडिया पे ये डिपेंडेंट नहीं है। आपने देखा अभी जब अफगान तालिबान जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो पीछे वो बुद्धा की वो जो स्टैचू से उसकी तस्वीरें इंडिया ने लगाई हुई थी, क्योंकि खसलत है इनकी, मुसलमानों की तजलील करने से बाज नहीं आ सकते। सो वो इनका जो दे हैव नथिंग टू शेयर विद इंडिया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये जो आपने ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप की बात की, वो पाकिस्तान इंडिया वाले कॉन्टेक्स्ट के अंदर तो ट्रांजैक्शनल है ही है, और एक ये फैक्ट है पूरी दुनिया में, एवरीबडी नोज के इस वक्त अफगानिस्तान की या अफगान तालिबान की या अफगान रजीम की इंपॉर्टेंस सिर्फ और सिर्फ एक है कि ये पाकिस्तान के हमसाए हैं। इसके अलावा इनकी कोई इंपॉर्टेंस है नहीं। ये इट्स अ नोन फैक्ट कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवानी हो तो इनका इस्तेमाल किया जाए, पूरे सेंट्रल एशिया के अंदर अगर दहशतगर्दी करवानी हो तो इनका इस्तेमाल किया जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ट्रांजैक्शन रिलेशनशिप है इंडिया के साथ, अभी अफगान तालिबान की जो अगली डिमांड होगी इंडिया से वो ये होगी कि आप इतना हमारे साथ प्यार कर रहे हैं और हमें आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी और ये सारा कुछ करें, तो क्या आप हमें रिकॉग्नाइज करेंगे? और ये एक क्वागमायर होगा इंडिया के लिए, बिकॉज प्रैक्टिकली दे कैन नॉट डू दैट। सो यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन फिर यहाँ पे एंड हो जाएगी। बाकी जहां तक टीटीपी की बात है, पाकिस्तान की तरफ से भी बहुत शदीद प्रेशर है अफगानिस्तान के ऊपर, अफगान तालिबान के ऊपर कि इस दहशतगर्दी को खत्म करे। अफगान अपने आप को बहुत क्लेवर डिप्लोमेट्स कहते हैं, तो आई थिंक वो इतनी बड़ी बेवकूफी नहीं करेंगे कि टीटीपी जैसी रोग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के पीछे वो पाकिस्तान की दुश्मनी ले। दे प्रैक्टिकली अभी तक तो जाहिर है अहमद साहब वो उसे सपोर्ट कर रहे हैं, पुष्टपनाही हासिल है अफगानिस्तान के अंदर से, अफगानिस्तान की हुकूमत की जानिब से टीटीपी को। तो आगे चलकर आप क्या समझते हैं, ये जो स्ट्राइक पाकिस्तान की जानिब से की गई है काबुल के अंदर, इस स्ट्राइक के बाद ताल्लुकात आपको क्या लगता है कि ज़ाहिर मज़ीद ख़राब होने हैं? बयान भी आज जो दिया है अमीर खान मुत्तकी ने, वो इसी तरह का बड़ा मनफी बयान दिया है, पाकिस्तान को एक तरह से उन्होंने थ्रेटन किया बाज़ाब्ता तौर पर। क्या कर सकते हैं? वही करना है कि पहले अगर एक दिन में 20 दहशतगर्द भेज रहे हैं तो वो 40 भेजने शुरू कर देंगे? उनके पास तो रास्ता एक ही है। तो पाकिस्तान के लिए इस स्ट्राइक के बाद अब आगे का लायबल फिर क्या है? इस तरह की मज़ीद स्ट्राइक्स की जाएँ और या फिर उनसे बातचीत की जाए, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे बातचीत के हवाले से भी पाकिस्तान के अंदर बड़ा प्रोपेगेट किया जाता है कि बातचीत करनी चाहिए उनके साथ। हल क्या है, रास्ता क्या है पाकिस्तान के साथ आगे, पाकिस्तान के पास आगे किस तरह से डील करना चाहिए अफगानिस्तान को और इस मसले को? दहशतगर्दी के साथ बातचीत की बात कर रहे हैं, अफगान तालिबान के साथ, अफगान तालिबान की बात होती है, कलअदम टीटीपी की बात होती है। अच्छा देखिए, इसमें दो चीजें हैं। अफगान तालिबान के साथ तो हमारी बातचीत होगी। अफगान तालिबान के साथ देखें, डिप्लोमेसी में दोनों चीजें चलती हैं। आप मार भी रहे हैं, आप प्रेशर भी डाल रहे हैं, और दूसरा उसके साथ साथ आप बात भी करते हैं। सीरिया देख लें, मिडिल ईस्ट देख लें, यूरोप देख लें, जब रशिया यूक्रेन देख लें, एक तरफ जंग भी हो रही है, दूसरी तरफ मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, बातचीत भी हो रही है। तो बातचीत का दरवाजा अफगान तालिबान के साथ नेशन स्टेट सिस्टम के अंदर आप बंद नहीं कर सकते। आपने बात करनी है। टीटीपी के साथ आपने मुज़ाकरात नहीं करने। टीटीपी के साथ आपको पुरानी जो आपकी हिस्ट्री है वो भी ये बताती है कि इन्होंने तकरीबन 20+ अग्रीमेंट्स किए हैं बातचीत करने के बाद, मुज़ाकरात करने के बाद, और उसके बाद उन्होंने वो जो मुज़ाकरात जो पैक्ट होते हैं, जो होता है, हाँ, उसकी खिलाफ वर्जी की है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी डायरेक्ट हुक्म है कि आप खवारिज के साथ बात नहीं कर सकते, आपने इनके खिलाफ जहाद ही करना है। ये कल्लाबुन नार का लफ्ज हदीस में इनके लिए इस्तेमाल हुआ है, मतलब जहन्नम के कुत्ते, तो आप इनसे बात नहीं कर सकते। अफगान तालिबान की जहां तक बात है, अफगान तालिबान इस वक्त जो इंटरिम अफगान गवर्नमेंट है उसके साथ आपने बातचीत भी करनी है, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अफगान सिर्फ और सिर्फ पिछले जो इनकी हिस्ट्री रही है 200-300 सालों की, ये सिर्फ एक जुबान समझते हैं और वो ताकत की जुबान है। और जहां तक बयानात की इनकी बात है, ये बयानात पे आई थिंक इतना इनके जाने की जरूरत है। अभी इन्होंने बयान दिया कि पाकिस्तान को सीखना चाहिए कि हम सोवियत यूनियन और अमेरिका और नेटो से। तो बात यह है कि पाकिस्तान को क्या सिखा रहे हैं ये सोवियत यूनियन या अमेरिका या नेटो, जब ये लड़ने के काबिल ही सोवियत यूनियन से उस वक्त हुए जब पाकिस्तान ने इन्हें सपोर्ट किया। पाकिस्तान की सपोर्ट के बगैर ये कुछ कर नहीं सकते, अगला सांस नहीं ले सकते। जब ये अमेरिका के खिलाफ भी ये जो इतना एरोगेंटली कहते हैं कि हम लड़ रहे थे, 40 लाख के करीब तो इनके रेफ्यूजीज हमने लिए, औरतें बच्चों को इनको हमने पनाह दी ताकि ये वहां पे सस्टेन कर सके। तो इनके बयानात जो होते हैं वो महज रेटोरिक होते हैं, उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान जितना एग्रेसिवली अफगान तालिबान के खिलाफ अब एक्ट हम अफगानिस्तान के खिलाफ टीटीपी के मामले के ऊपर एक्ट कर रहे हैं, आई थिंक ये ज्यादा देर तक पाकिस्तान का प्रेशर सस्टेन नहीं कर सके। और फिर किस तरफ आपको ये सूरत हाल पर जाती हुई नजर आ रही है? क्या पाकिस्तान को मजीद स्ट्राइक्स करना होगी या क्या होगा फिर आगे? वे फॉरवर्ड आपको क्या नजर आ रहा है इसमें? मजीद स्ट्राइक्स करते हैं, ज़ाहिर है हमने एलिमिनेट तो करना है। जब मुतअद्दिद मरतबा बातचीत करने की कोशिश की गई,
डिप्लोमेटिक प्रेशर डालने की कोशिश की गई, हर जो इसमें मुमकिन ऑप्शन था पाकिस्तान ने वो एक्सरसाइज किया है, मगर वहाँ से सहूलतकारी नहीं रुकी। अब जो स्ट्राइक्स वाला एक नया पाकिस्तान ने शुरू किया है तरीक़ाकार, क्या फिर यही जुबान है जो उन्हें समझ आती है, यही पाकिस्तान को पॉलिसी रखनी चाहिए आगे भी? देखिए, हिस्टोरिकली आप अगर अफगानिस्तान के साथ जो मामला देखें ना, आप अगर 40s 47 ऑनवर्ड्स, इन्होंने 48 ऑनवर्ड्स पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता दहशतगर्दी करवाना शुरू कर दी। फिर उसके बाद 60s की दिहाई में, 50s के अंदर इन्होंने थ्रू आउट पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाई। हम डिफेंसिव पे थे, मतलब अगर 100 बंदा अफगान तालिबान दहशतगर्द भेज रहे हैं, आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज 95 99 को भी रोक लेंगी, एक तो गुजरने में कामयाब हो जाएगा, तो वो दहशतगर्दी करेगा। फिर भुट्टो के दौर के अंदर सरदार दाऊद की वहां पे हुकूमत थी, तो भुट्टो ने हमारी पॉलिसी को एग्रेसिव किया, ऑफेंसिव किया। हुआ ये कि हमने एक तरफ जो कम्युनिस्ट सरदार दाऊद था उसको कहा कि तुम कैपिटलिस्ट ब्लॉक में, और प्रेशर डालना शुरू किया शाह ऑफ ईरान के थ्रू, और दूसरी तरफ हमने काबुल यूनिवर्सिटी के अंदर जो सरदार दाऊद के जो प्रेशर ग्रुप था जो उसके खिलाफ प्रेशर डाल सकते थे, बस उस्ताद बुरहानुद्दीन और ये सारा जो अहमद शाह मसूद और गुलबदीन हिकमत यार वाला सारा फैक्शन था, हमने उनके भुट्टो के दौर में उनके सर पे हाथ भी रखा। सो उस सारी सिचुएशन में बात ये था कि पाकिस्तान उस दौर में वेंट टू ऑफेंसिव। आज के दौर के हालात और है, सिचुएशन और है, सर्कमस्टांसेस और है। हमारा अफगानिस्तान के साथ सिर्फ उस वक्त जो अमेरिका का था प्रेशर, सोवियत यूनियन का था, सिचुएशन डिफरेंट थी, कैपिटलिज्म कम्युनिज्म की जंग थी। अब हमारा अफगानिस्तान के साथ इस तरह का कोई ताल्लुक या इस तरह की कोई डिमांड नहीं है। हमारी सिंगुलर डिमांड है और वो है टीटीपी, और टीटीपी का यही सोल्यूशन है जो अब हम कर रहे हैं। हम अफगान तालिबान को कह रहे हैं कि आप टीटीपी को खत्म करें, वो नहीं कर रहे, तो फिर ऑप्शन क्या है और पाकिस्तान के पास? और इंटरनेशनल लॉ का आर्टिकल जो 51 है यूनाइटेड नेशन यूएन चार्टर का, वो भी आपको यही कहता है कि भाई अगर आप दूसरे मुल्क की सॉवरेनिटी की हिफाजत नहीं करेंगे और आप वहां पे दहशतगर्द भेजते रहेंगे, तो फिर राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस आपको इस बात का इख्तियार देता है कि आप उस मुल्क में जाके दहशतगर्दों का कला कमा कर सके। बहुत शुक्रिया। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली अफगान तालिबान जुबान ही सिर्फ पावर और एग्रेशन की समझते हैं। सही है, बहुत शुक्रिया अहमद हसन अल अरबी साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया था, आप तज़किया सुन रहे थे अहमद हसन अल अरबी का, जिनका कहना है कि अफगानिस्तान में जो तालिबान है वो सिर्फ ताकत की ज़ुबान समझते हैं, और जो पाकिस्तान की मौजूदा पॉलिसी है, जिस तरह से पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स की हैं कलदम टीटीपी के ठिकानों के ऊपर, यही सिलसिला आगे भी जारी रखना पड़ेगा, क्योंकि ज़ुबानी जितनी मतलब पाकिस्तान ने कहा वहाँ से कोई ताउन नहीं हुआ। पाकिस्तान को खुद ही क्रॉस द बॉर्डर जाकर अपनी सिक्योरिटी को जो है वो मेक श्योर करना होगा। प्राइम में मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे गजा की सूरत हाल के हवाले से। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ना ड्रोन का हैबतनाक शोर, ना बमबारी, ना आसमान पर आग के शोले। गजा में 2 साल से जारी हौलनाक जंग के बाद आखिरकार एक खामोश रात आई। इस खामोशी ने फलस्तीनियों के लिए उम्मीद की एक नई किरण पैदा की है। शुमाली गजा में हजारों जबरन बेघर होने वाले अफराद अब अपने तबाह हाल घरों की तरफ लौट रहे हैं, जहां सिर्फ मलबा बाकी है, लेकिन दिलों में अब भी अमन की ख्वाहिश जिंदा है। अल जजीरा के मुताबिक इस्राएली फौज ने जुज़वी इनखला शुरू कर दिया है, जो इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी और अमन मुआहिदे के पहले मरहले का हिस्सा है। गजा के हुकाम ने जंग के दौरान इसराइल की जानिब से किए गए मुबैना जंगी जराइम और नस्ल कुशी की आज़ाद बैनुल अक़वामी तहकीकात का मुतालबा किया है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एजेंसी UNRWA ने गजा के तमाम रास्ते खोलने का मुतालबा किया है और कहा है कि 6000 इमदादी ट्रक चंद घंटों में गजा पहुंचने के लिए तैयार है। अक्टूबर 2023 से इसराइल की गजा पर मुसल्लत करदा जंग में अब तक कम अज कम 67,211 फलस्तीनी शहीद और 1,69,961 जख्मी हो चुके हैं। गजा में गुज़िश्ता शब 2 साल बाद पहली रात थी जब इसराइली ड्रोन की आवाजें थीं, ना ही धमाकों और बमबारी की। एक शख्स ने अल जजीरा को बताया कि आज ड्रोन रुक गए हैं, अब वो खौफनाक शोर नहीं, हम महफूज हैं, हमारे बच्चे महफूज हैं, हम अपने बेटों और बेटियों के साथ अमन में बैठे हैं, ये अच्छा लगता है। एक औरत ने अल जजीरा को बताया कि इन तमाम तकालीफ और चीज़ों के बावजूद हमने इन 2 साल में देखी है, मैं जंग बंदी से खुश हूँ। उन्होंने कहा कि हमारे अंदर का खौफ खत्म हो गया है और अब हम अपने प्यारों, अपने ख़ानदान, हमसायों और दोस्तों को देख सकते हैं जो अभी जिंदा हैं। उनका कहना था कि जब से लड़ाई रुकी है मैं वाकई खुश हूँ। आज मैं बाजार गई और अपनी बहन से मिली जिसे मैंने 2 साल नहीं देखा था। मेरे दिल में सच्ची खुशी है क्योंकि मैंने उसे जिंदा देख लिया है।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तस्दीक की है कि गजा में जेर हिरासत इजरायली कैदियों की रिहाई पीर को मुतवक्के है, जबकि अमेरिकी मशरक़ वस्ता के नुमाइंदे ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ के मुताबिक इजरायली फौज ने इनखला का पहला मरहला मुकम्मल कर लिया है और अब 72 घंटों में कैदियों की रिहाई का अमल शुरू होगा। ताहम जंग बंदी के बावजूद खित्ते में कशीदगी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुई। एक जानिब फलस्तीनी तंजीमें हमास, इस्लामी जिहाद और पॉपुलर फ्रंट मुत्तफिक है कि गजा की गवर्नेंस खालिस्तन फलस्तीनियों का दाखिली मामला है और किसी गैर मुल्की सरपरस्ती को कबूल नहीं किया जाएगा। दूसरी जानिब इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू अपनी धमकियों से बाज नहीं आ रहे हैं। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का कहना है कि गजा जंग बंदी मुआहदे पर अमल ना हुआ और मुतालबात पूरे ना हुए तो दोबारा जंग शुरू कर देंगे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि चाहे अमन डील मौजूद रहे या ना रहे, गजा में हमास को गैर मुसल्ला जरूर करेंगे। गजा जंग के खात्मे के बाद पहली दफा इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म ने दोबारा जंग शुरू करने की धमकियां देते हुए कहा है कि हमास को हर हाल में गैर मुसल्ला किया जाएगा और गजा को डीमिलिटराइज इलाका बना दिया जाएगा। दूसरी जानिब मुजामती तंजीम हमास की जानिब से कहा जा रहा है कि वो हथियार रखने के लिए तैयार नहीं है। ये बयानात जाहिर करते हैं कि इसराइल की नीयत अब भी मुकम्मल अमन के बजाय फौजी बरतरी बरकरार रखने की है। गजा में अमन की ये कोशिश इस वक्त भी एक बड़े इम्तिहान से गुजर रही है जब इसराइल ने लबनान में हिजबुल्लाह के मुबैना ठिकानों पर फजाई हमले किए हैं। जुमा को हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी हुई थी, मगर उसके कुछ ही देर बाद इसराइली तैयारों ने जनूबी लबनान पर बमबारी कर दी, जिससे यह तासुर मजबूत हुआ है कि इसराइल बैक वक्त कई महाजों पर दबाव बरकरार रखना चाहता है। इसी दौरान आलमी सतह पर भी एक दिलचस्प सिफारती तनाज़ा भी सामने आया। नोबेल अमन इनाम के ऐलान के बाद व्हाइट हाउस ने नोबेल कमेटी पर सियासी जानिबदारी का इल्जाम आयद किया है। 2025 का नोबेल अमन इनाम वेनेजुएला की जमहूरियत नवाज रहनुमा मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया, जिस पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी इंतजामिया ने शदीद रद्द अमल दिया। अमेरिकी सदर का कहना था कि इनाम हासिल करने वाली खातून ने खुद फोन करके उन्हें बताया कि वो इस इनाम के असल हकदार हैं। ताहम उन्होंने जवाब में ये नहीं कहा कि वो इनाम मुझे दे दें, हालांकि शायद वो ऐसा करती। गजा में अगरचे इस वक्त अमन की फिजा है, मगर ये अमन कितना पायदार है उसका इंहिसार आने वाले दिनों में इसराइल और हमास के तर्ज अमल पर होगा। फिलहाल 2 साल बाद गजा में पहली बार एक ऐसी रात गुजरी है जिसमें सिर्फ खामोशी थी, एक ऐसी खामोशी जो उम्मीद भी है और शायद अगले तूफान से पहले का वक्फा भी। आज की शो में इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।